हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है डील करती है हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड में सेक्टर में। जैसे कि ये प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी लोन्स, मॉर्गेजेस ऑन प्रॉपर्टीज एंड आल्सो होम लोन्स। सो बेसिकली ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और हाल फिलहाल में मतलब बहुत सारे इश्यूज थे इस बैंक से रिलेटेड, जहाँ पर इनके प्रोमोटर्स के फ्रॉड के कारण इनका एनपीए बहुत बढ़ गया था और ये लोगों ने डिफरेंट कंपनीज को लोन्स प्रोवाइड किए थे और उसके कारण इनके लोन बुक्स में एनपीए बहुत बढ़ गया था और अनसिक्योर्ड लोन जो भी थे उनको रिकवरी में मुश्किल हो रही थी। तो इस कारण स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आया था और वही रीज़न था ये स्टॉक का डाउनफॉल होने के लिए। मेजरली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्टॉक हम लोग क्यों ले। और क्योंकि इसका पास हिस्ट्री जैसा है कि प्रमोटर्स इसके इन्होंने फ्रॉड किया और एवरीथिंग वाज मींस एक कंपनी के अगेंस्ट ही था और रेवेन्यू इनके डिक्लाइन है, सब है। तो मैं बेसिकली डिफरेंट रीजंस बोलना चाहूँगा कि जिसके वजह से हम लोग ये कंपनी बाय करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट, मतलब उसके अंदर जाने से पहले हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स देखें और इसके क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस स्टॉक के बारे में। सो राइट नाउ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ का है और आप देख सकते हैं कि वैल्यू करंट प्राइस 201 है और इसकी बुक वैल्यू 384 है। सो ये दर्शाता है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसके कई कारण हैं, बट राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पी अराउंड 8.57 है और ये इंडस्ट्री सेक्टर से बहुत कंपैरेटिवली नियरली ऑफ है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इनका 15-16 पी के अराउंड है और आर ओ सी 9.79, आर ओ ई 6.62। ये कुछ ज़्यादा मतलब हाई वैल्यूज नहीं है एक्चुअली। और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 48.9 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 2.63। जनरली हर फाइनेंस कंपनी जो मतलब लेंड करती है उनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी से अमाउंट लेके सामने डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर उनकी इनकम डिसाइड होती है। तो that's how the banking sector deals and that's how the NBFC वैसा काम करते हैं। आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर अच्छा ही मानता हूँ मैं, ओके है। तो इट्स अराउंड 24। तो हर साल ये 24 रुपीज़ कमाते हैं पर शेयर पे। सो कंपाउंड खाते होते हैं वी कैन सी। अब हम देख सकते हैं कि बुक वैल्यू आगे क्या होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट ये तो पास्ट 1 ईयर का चार्ट है जहाँ डिफरेंट हाइस एंड लोस किया है इसने। हम चार्ट में जाने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स डिक्लाइन या फिर कंसिस्टेंटली सेम रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। तो रिसेंटली ओनली सितंबर में जहाँ जून से इंक्रीज हुआ है और सब्सटेंशियली फ्लैट सेल्स बोल सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पर 2230 सितंबर, लास्ट सितंबर में इतना ही था और सिमिलर सेल्स हुए हैं। इनके एक्सपेंसेस अराउंड 448 करोड़। तो मतलब ये टाइम पीक लेवल पे है, सिमिलर टू द 2001 जहाँ ये लोगों ने ज़्यादा सेल किया था कंपैरेटिवली सेम सिमिलर एक्सपेंस पे। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब बहुत ही बढ़िया है। अगर ये लोग आगे जाके अगर सेल्स इंप्रूव करेंगे तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हैं हम लोग अगर
अगर एनुअली बेसिस पे जाए तो आप देख सकते हैं 2023 में 4,730 करोड़ था, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गया। और एक पीरियड आया जब 2019 के आसपास जहाँ वो फ्रॉड पता चला तो कंपनी के सेल्स डिक्लाइनिंग मोड पे थे, क्योंकि ये लोगों के इतने एनपीएस थे और इतने लोन बुक्स में मतलब बहुत सारे गलत लोन्स दिए गए थे जो रिकवरेबल नहीं थे और वो बैड डेट में चले गए थे। तो उसकी वजह से ये लोगों को एग्जिस्टिंग जिससे बोरोवर से ये लोगों ने पैसा लिया था तो वो लोगों को रीपे करने में इनका मोस्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस हो गया। और आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली ये लोगों ने मतलब जैसे लोन्स उनका लोन बुक है वो डिक्रीज होते गया, तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इंक्रीज नहीं हुआ। सो आप देख सकते बैलेंस शीट में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है यहाँ पर 79,068। सो ये पूरा बोरिंग्स जो कम हुए हैं, एसेट्स भी कम हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,10,000 के अराउंड एसेट्स थे, अभी 66,000 के अराउंड एसेट्स है। तो ये जो है रिकवरेबल लोन्स वो सब कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें अभी बहुत सारा अमाउंट जो है रिकवर करना बाकी है ये लोगों को, लेकिन सब्सटेंशियली सामने बोरोइंग्स के अगेंस्ट ये लोगों ने अच्छा पेमेंट किया है बैंक्स को पिछले 4 सालों में। सो ये एक मेजर फैक्टर है मेरे लिए, जहाँ ये लोगों ने कंसिस्टेंटली अपने बोरोवर्स को अपने जो लेंडर्स है लेंडर्स को पे बैक किया है अमाउंट, और बैड डेट्स को ये रिकवर करने का ट्राई भी कर रहे हैं। इनके जब कॉन कॉल सुनते हैं आप तो पता चलेगा कि ये बैड डेट्स भी सब रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और इनके होलसेल बुक्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज थे इनके प्रीवियसली, जहाँ पर से बैड डेट का केस स्टार्ट हुआ, वो लोगों ने स्लोली ओएयूएम में डिक्लाइन कर दिया उसको, और राइट नाउ वो रिटेल लोन्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब 25 to 35 lakhs ओनली एक क्लाइंट पे 25 to 30 lakhs एवरेज लोन दिए जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा साइन है एक्चुअली, ये ग्रोथ का रिवाइवल दर्शाता है। अगर स्टार्ट हुआ ग्रोथ यहाँ से तो रिटेल्स में तो अब बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, और मतलब डिफॉल्ट अगर एक दो कस्टमर भी हो गए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी रिटेल सेक्टर इट्स वेरी गुड फॉर द लोन कंपनीज। कैश एक्टिविटी तकरीबन नेगेटिव है, क्योंकि वो लोगों को बहुत सारे लोन चुकाने हैं, तो कंसिस्टेंटली जहाँ पर उनकी इनकम भी लो हो गई, सेल्स भी लो हो गई, तो इनका कैश फ्लो भी कम होने नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये लोग अपने सेल्स में से जो भी उसमें से डायरेक्ट इंटरेस्ट पे करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए कैश फ्लोस नेगेटिव रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। आप देख सकते हैं कि FIDI ने 2019 के बाद बहुत ज़्यादा मतलब ऑफलोड किया था उनके शेयर्स। देखिए 56% जो था, 37% जो था, 33%, फिर मार्च 2023 में 18.31%। यहाँ स्टॉक ने बॉटम रीच किया था 99 का। उसके बाद जब FIDI ने दोनों ने री इन्वेस्ट किया, और जब अपना जो फ्रॉड करने वाले समीर गहलोत थे उन्होंने उनके शेयर्स जैसे ऑफलोड हुए, तो तब जाके प्रमोटर्स FIDI वाले जो है इंक्रीज हो गए। मतलब एक कंडीशनल था एज फार एज आई रिमेम्बर कॉन कॉल में, कि बहुत सारे FIDI इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे अगर समीर गहलोत सीट से उतर जाए या फिर वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका वो ना रहे। तो जब जैसे कि वो लोगों ने ऑफलोड किया, समीर गहलोत ने ऑफलोड किया उनके शेयर, तभी अब FIDI ने स्लोली एंटर हुए वहाँ पर। आप देख सकते हैं अदर्स में ये प्रगति वेलफेयर, ये ट्रस्ट, ये सब समीर गहलोत के अंडर थे, और उन्होंने जो फ्रॉड किया था उनकी वजह से उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निकाल दिया गया। सो मेजर कारण यहाँ पर यह है कि मुझे इन्वेस्ट करने का मतलब इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। FII ने इंक्रीज किया है,
वही उनके बोरोइंग्स बहुत लो हैं। और आप नोट्स में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप देख सकते हैं कि वो लोगों ने सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा रीपेमेंट की है डेट की। ग्रॉस 1,64,000 करोड़ फ्रॉम सितंबर 2018। इट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ा रीपेमेंट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लोग अब यहाँ से एयूएम बढ़ाने वाले हैं, जहाँ पर इनका वो टारगेट कर रहे हैं 1 लाख एयूएम का। तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1200 से 1800 करोड़ पर क्वार्टर उनके पास साइड में मतलब एक्सेस अमाउंट रहेगा आफ्टर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द लेंडर्स। और वही वो लोग प्लान कर रहे हैं कि डिस्पोजल 700 करोड़ से 1200 करोड़ करें। सो इट विल बी अराउंड पर मंथली बेसिस अगर 1200 करोड़ के अराउंड करेंगे तो ये पीक लेवल का पकड़ रहे हैं हम लोग। 12 इंटू 1200 अराउंड 15,000 करोड़ इनके सेल्स रहेंगे। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अराउंड 80% ऑफ आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू है। बट अगर हम लोग वो स्टेटमेंट कंसिडर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 80% है, हम लोग 80-85% पकड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस भी अगर सेम रहेंगे या फिर थोड़े बहुत बढ़ेंगे तो भी 14,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा। 11,000 to 12,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा। और उस पर इंटरेस्ट भी अगर ये लोगों को कुछ देना पड़े, मतलब जो नॉमिनल वो लोगों ने बोला था कि 400 to 500 करोड़ पर मंथ देने वाले हैं वो लोग इंटरेस्ट, तो वो हिसाब में अगर 400 to 500 करोड़ ही देने वाले हैं तो फिर इनके हाथ में मतलब कैश बहुत ज़्यादा बचेगा। और वो यूज़ करेंगे वही सेम अमाउंट उनके एयूएम ग्रोथ के लिए। सो ये मेजर थिंग्स है जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि स्टॉक अभी रिवाइवल मोड में है। अभी यहाँ से मैं मतलब एटलीस्ट ये बुक वैल्यू तक रीच होना चाहिए, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। और प्रिडोमिनेटली अगर जैसे कि सेल्स इंक्रीज होती है नेक्स्ट ईयर और ईपीएस इनका ग्रोथ होता है, तो अगर वो सेल्स आएंगे तो ईपीएस विल बी अराउंड 50 to 60 रुपीज़ और बुक वैल्यू विल बी अराउंड 450 के अराउंड रहेगा। और तब मैं सोचूंगा कि करंट प्राइस जो है शुड बी एटलीस्ट मैचिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो 1.5 के अराउंड है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 2.27 है, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू मैच विथ बिग प्लेयर्स, हाउसिंग फाइनेंस एंड पीएनबी फाइनेंस। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का है, सो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन पीएनबी हाउसिंग और ये तो प्राइवेट प्लेयर्स है। प्राइवेट प्लेयर्स के भी जो है देखिए आप सब्सटेंशियली ग्रेट वैल्यूज है, ग्रेट बुक वैल्यूज है। तो हम लोग अगर इसमें रिवाइवल होता है तो हम लोग एटलीस्ट 2.27 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम लोग सोचेंगे कि अगर ये कंसिस्टेंटली 1-2 साल में अच्छा ग्रो हुआ तो 2 का बुक वैल्यू अगर हम लोग पकड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो ये अराउंड 700 to 800 जाना चाहिए। ये आई थिंक सो। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है कि आप लोग इन्वेस्ट करें, ये सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो मेरा यहाँ पर स्टेक इसमें मैंने इंक्रीज किया है और ये लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। नियरली 1 ईयर में मैं समझता हूँ कि 2025 के आसपास हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे इसमें। सो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर के लिए होल्ड व्यू दे रहा हूँ इसमें। सो ये था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पे कुछ उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स आई एम सजेस्टिंग दिस। चार्ट्स में हमेशा ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण वहाँ पर सेलिंग बहुत होती है। तो जैसे प्राइस कुछ पीक पे पहुँचता है तब इंस्टेंट सेलिंग शुरू होती है।
तो अगर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स कम होके जब FII DII इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा और प्राइस सडनली आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट मेरा अगर इंक्रीज होते होते वो पहुंच गया तो ये नेक्स्ट टारगेट मेरा 250 260 के अराउंड है। 260 से फिर बाद में स्लोली अगर गैप अप होके 300 320 क्रॉस करता है वो तो 600 to 700 लेवल्स बहुत इजी दिखते हैं मुझे इस स्टॉक में। होप कि इनके सेल्स और एवरीथिंग गोज पॉजिटिवली और स्टे इन्वेस्टेड। मतलब प्रमोटर्स में राइट नाउ तो कोई नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वो लोग बहुत सारे फंड हाउस से बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी ब्लैक रॉक इसमें है, LIC है। LIC एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो ऑन बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक LIC के प्रीवियस you can call CEO. He was a CEO and from LIC Housing Finance or some other related to the LIC company he was CEO. वो थे और ऑल्सो हमारे पास डिफरेंट एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बहुत सही है और इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है अच्छा बिजनेस रन करने का। सिर्फ ये फ्रॉड के कारण ये बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ था। अब मैंने सोचता हूँ कि आगे यहाँ पर सिमिलर प्रॉब्लम आएगी। मुझे तो मतलब ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि FII DII जब बेट करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के करते हैं और इनके और ऑल्सो ऐसे केस में जहाँ पर कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी स्टेक पे थी फिर भी FII ने ये किया है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है। जब पुराने मैनेजमेंट जब चले गया, मतलब मैनेजमेंट तो इंटरनली सेम है लेकिन जो मेन लीड हेड था जिसने फ्रॉड किया था वो अभी आउट ऑफ द कंपनी है। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए। दैट्स इट। सो स्टे इन्वेस्टेड। बाय।